हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर 4। और चैप्टर का नाम है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने लिखा है क्या, भारतीय संस्कृति, यानी इनकी रचना है भारतीय संस्कृति और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज के इस वीडियो में हम इन लेखक का अभ्यास प्रश्न देखेंगे, यानी कि जितनी भी ये कहानी लिखे हैं उस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरे अभ्यास प्रश्न को समझेंगे और उस पर आधारित जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में। तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला पैराग्राफ है कि एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विशेषताएं, ठीक है, विभिन्नताएं देखने में आएंगी। ठीक है, देखिए इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीजें कह रहा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जब सफर करे तो उसको इस देश में, ठीक है, अगर कोई सफर करे तो उसको इस देश में विभिन्नताएं देखने में आएंगी। तो इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। ठीक है, तो बल्कि कह रहा है इसमें कि बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और बहुत विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से, ठीक है, जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं। ठीक है, जो आसानी से क्या है, आंखों के सामने आती हैं। यानी कि हमारे भारत देश में ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। और अगर कोई इसकी विभिन्नताओं को देखेगा तो क्या करेगा कि बता देगा कि बल्कि ये एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। तो इस पैराग्राफ में यही कह रहा है भारत के बारे में। फिर कह रहा है बिल्कुल भिन्न है, यानी कि बिल्कुल ही अलग अलग है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की, और ठीक है, यानी कि प्राकृतिक जो है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो भी सारी विभिन्नताएं हैं वो इतनी हैं और इतने प्रकार की हैं, इतनी गहरी नजर आएंगी। ठीक है, इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। क्या है, तो वही कह रहा है, तो वही इसमें कहना चाहता है कि इस प्रकार जो विभिन्नताएं हैं वो गहरी नजर आएंगी और जो किसी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी। ठीक है, हिमालय से जो ढकी हुई पहाड़ियां हैं वो एक छोर पर मिलेंगी, प्रतीत होंगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर पर विघ्न, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी के श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। तो यही कह रहा है कि यहाँ पर जितनी भी सारी अगर हम देखा जाए तो पहाड़ियों पे कई सारे छोर मिलते हैं। जैसे जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा मिलेगा, फिर जमुना, ब्रह्मपुत्र, प्लावित समतले की छोर, उसके बाद विघ्न, अरावली, संपूर्णा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इसका वर्णन किया गया है कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है जिसमें प्राकृतिक रूप से भी कई सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इतना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें कहते हैं। तो इस पैराग्राफ का हमने अर्थ आपको समझाया क्या क्या इन चीजों में कह रहा है। तो हम हेडिंग बनाएंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो हेडिंग करेंगे एक छोर से और डॉट लाइन
देखने में आएंगे। लेकिन इस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है इसमें पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जो है आपको इस पर आधारित संदर्भ लिखना है। फिर नीचे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो चीजें रेखांकित हैं हमको उसकी व्याख्या करनी है। तो जो लाइन रेखांकित है उसको देखते हैं। तो देखिए इसमें रेखांकित अंश है कि एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो इसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों और विशेष करके कई बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं वो बिल्कुल क्या है, भिन्न है। तो हमें इस लाइन का क्या करना है, इस लाइन का हमें व्याख्या करनी है। तो हेडिंग करेंगे एक छोर डॉट लाइन में आएंगे। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये संदर्भ जो है कि जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, यही संदर्भ आपको इस पूरे पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। बाकी आपको हेडिंग करके संदर्भ ये लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो दूसरा प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसमें हम हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि भारत की भौगोलिक विविधता का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे तो उसे इतनी विविधता देखनी पड़ती है कि उसे यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह लगेगा। यह विविधता प्राकृतिक रूप से भी है, ठीक है। तो ये था आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला है आपका तीसरा प्रश्न कि प्रमुख नदियों एवं पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे इसका कि, तो हेडिंग करेंगे प्रमुख नदियां, जिसमें है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोमती, महानदी, कृष्ण, कावेरी और नर्मदा। और प्रमुख पर्वत श्रेणियों में है हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली घाट, ठीक है। ये हो गया आपके क्या तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे पैराग्राफ संख्या ख पर।
तो अगला पैराग्राफ है आपका ख नंबर की भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न धर्मों के जो मानने वाले हैं वो सारी दुनिया के सभी देशों में क्या हैं, बसे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ भी थोड़ा बहुत संख्या में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि ये कई सारे देशों में बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। ठीक है, कि जिस तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों का जो संप्रदाय है उसकी गिनती आसान नहीं है, उसी प्रकार से समुदायों की गिनती क्या है, आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। ठीक है, यानी कि इन सारी चीज़ों से जो अपरिचित आदमी है वह घबरा कर कह उठता है कि यह एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का क्या है, समूह है। यह एक जाति नहीं अनेक जाति का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। यानी कि इस देश को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि कोई यह एक देश, मतलब पूरी जानकारी लेने के बाद भी, या कोई अनजान व्यक्ति भी देखकर अगर कहे कि यह एक देश नहीं अनेक जाति का, अनेक जातियों का समूह है, अनेक देशों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये बात है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नताएं ही देखने में आती हैं। यानी कि अगर हम ऊपर से किसी चीज को देखते हैं तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन अगर हम उसको गहराई तक जाते हैं तो उसकी कठिनाइयां हमें समझ में आती हैं। तो जो चीजें हैं वो सिर्फ इन सब चीजों को क्या कर रहा है, वर्णित कर रहा है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने के लिए कई सारे देश में बसे हुए लोग हैं, थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सी संख्या में जाते हैं, जिस प्रकार बोलियों में गिनती आसान नहीं है। तो फिर यही इस पैराग्राफ में कह रहा है कि आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी अगर एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का ये समूह है, अगर कोई भी अपरिचित व्यक्ति ये बात कहता है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नताएं ही देखने में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस पैराग्राफ में कुछ प्रश्न है। पहला कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा, क्योंकि वो जो संदर्भ मैंने आपको पहले बताया वही संदर्भ इसमें भी आपको लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश है इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जाति का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर, लेकिन हम हेडिंग करेंगे भिन्न भिन्न, डॉट लाइन देखने में आएंगी। तो ख नंबर हेडिंग करेंगे भिन्न भिन्न, डॉट लाइन में आएगी। संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि भारत में विद्वान अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं जैसे बोली, धर्म, संप्रदाय आदि को देखकर यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह कहे कि भारत एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का संग्रह है, यह एक जाति नहीं बल्कि तमाम जातियों का संग्रह है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, अर्थात उसकी बात एकदम सत्य है। ठीक है, यानी लेखक कहते हैं कि अगर कोई कहे कि यह एक देश नहीं अनेक देश है, यह एक जाति नहीं अनेक जाति का समूह है, तो इसमें कोई भी आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में लेखक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के न होकर अनेक जाति के हैं।
तो इस प्रकार से हमारा ख पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम चलेंगे ग पैराग्राफ पर। देखिए ग पैराग्राफ क्या कह रहा है इसमें कि तो ग पैराग्राफ कह रहा है यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। ठीक है, कह रहा है कि यह केवल एक काव्य नहीं है, कई भावनाएं भी, मतलब एक काव्य की भावना ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों में अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में क्या है, व्याप्त है। ठीक है, यानी कि जितने भी सारे अनेकानेक अनेक प्रकार के जल हैं, ठीक है, संगम स्थल है वो एक क्या है, प्रकांड है और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में क्या है, व्याप्त है, यानी कि उपस्थित है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनमें अलग अलग, यानी कि ये भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। ठीक है, इन नदियों का जो उद्गम है वो भिन्न भिन्न हो सकता है और भिन्न भिन्न ही रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है। ठीक है, सब में जो है भिन्न भिन्न प्रकार का अन्न है, फल फूल है, पैदा करती है और सब में एक ही शुद्ध, सुंदर और स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। ठीक है, उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको इस पूरे में कह रहा है कि यह एक भावना नहीं है, काव्य नहीं, बल्कि उसकी भावना नहीं है, बल्कि ये क्या है, ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, अनेक जल प्रपात हैं। ठीक है, और जो है वो संगम स्थल पर प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में क्या है, व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम हम दे सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि दे सकते हैं, और ये जो अलग अलग नदियों का उद्गम है, धाराएं हैं अलग अलग बहती जो हैं, वो प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से अन्य फल फूल पैदा करती हैं और सभी प्रकार के एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता है जो उद्गम और संगम में एक ही साथ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इस पर आधारित जो प्रश्न के उत्तर हैं उसको देखेंगे। तो पहला है प्रश्न के उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिखेंगे। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रवांत प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में क्या है, व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तो ये हो गया आपके इस अंडरलाइन को, तो इसका ही हमें व्याख्या देखना है। तो हेडिंग कर लेंगे, यह केवल एक डॉट लाइन हो जाता है। तो हेडिंग करेंगे यह केवल और डॉट लाइन हो जाता है। लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ जो कि होगा क्या, पूर्वरत। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या जिसमें लिखेंगे लेखक कहते हैं कि भारतीय संस्कृति रूपी सागर में उपस्थित एकता केवल काव्यों और शास्त्रों की बात नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो कई वर्षों से अलग अलग रूप धारण करके अनेक प्रकार के जल,
ठीक है। यानी लेखक कहता है कि जो भारतीय रूपी संस्कृति का सागर है वो उपस्थित एकता केवल काव्यों में, शास्त्रों में उसकी ही बात नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो कई वर्षों से अलग अलग रूप में धारण करके अनेक प्रकार का जल, स्रोत और कह रहा है आगे, स्रोतों और धाराओं का मिलन स्थल बनकर समुद्र रूप में भारत में क्या है, व्याप्त है। अर्थात लेखक भारतीय संस्कृति को समुद्र और नदियों और जल धाराओं को भारत की अलग अलग विभिन्नताएं मानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो उसकी धाराएं हैं उनका स्थल बनकर समुद्र रूप से भारत में व्याप्त है। अर्थात लेखक भारतीय संस्कृति को समुद्र और नदियों और ठीक है और जल धाराओं को भारत की अलग अलग विभिन्नताएं मानते हैं। ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषता बताइए। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता एकता का एक भाव है जो अत्यंत प्रगाढ़ और प्रकांड रूप से भारत में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, ये हो गया इसके प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे प्रश्न पैराग्राफ संख्या घ नंबर। तो अब हम पैराग्राफ देखिए क्या कह रहा है घ नंबर कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा, यानी कि इच्छा ही अभिलाषा को कहते हैं, तो अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखते हुए है और रखेगा। ठीक है, कह रहा है कि जो आज भी इसी निर्मल और शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है वो हमारी इच्छा के और अभिलाषा के क्या है, प्रयत्न का यह है और यह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदी में और अभी भी उसी तरह बहता रहे और इस अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को क्या करे, कायम रखे, यानी कि लगातार रख सके। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके सारे ही लाइन अंडरलाइन है, यानी कि इनको सारे की ही व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिखेंगे पूर्वरत। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हम हेडिंग कर लेंगे और पूरे लाइन की व्याख्या लिखेंगे। तो हेडिंग करेंगे आज हम इसी डॉट लाइन है और रहेगा। देखिए हेडिंग करेंगे आज हम डॉटेड और रखेगा, संदर्भ इसका पूर्वरत होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल और स्वादिष्ट जल अमृत के समान प्रवाहित होता है। लेखक की इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में प्रवाहित इन नदियों में अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यद्यपि इस देश ने तरह तरह के संकट झेले हैं और तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एकता एक जैसा तत्व है, एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सकता है।
तो अब है इसके आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरे का पहला कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुए है। ठीक है, हमारे अस्तित्व को कौन से कायम रखे हैं, तो जल कायम रखे हुए हैं। अगला प्रश्न है इसका बी नंबर की लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। उत्तर लिखेंगे कि गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न की अभिलाषा यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी बहता रहे और अमर तत्व देता रहे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने घ पैराग्राफ के सारे प्रश्नों के उत्तर को हल किए हैं। आई होप आपको यहाँ तक के पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी कई सारे पैराग्राफ्स हैं जिसको हम पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।